Good morning, friends. Today we are talking about State Public Service Commission. सबसे पहले आप सभी लोगों का इस चैनल में बहुत स्वागत है। माई सेल्फ कुलदीप। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, जिनमें कि हमने संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर चर्चा की है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आप दोनों पैरेलल हैं। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको राज्य लोक सेवा आयोग बहुत ही भली बात समझ आएगा। और संघ लोक सेवा आयोग पढ़ना ज़रूरी भी बहुत है। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, जिसमें हम मोटा मोटा देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग क्यों बना, इसके क्या कार्य हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम ध्यान देंगे। और मोस्टली क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग करता क्या है। तो ये करता है, ये राज्य की एक भर्ती संस्था है जो राज्य में भर्ती कराती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी में देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलर सर्विस है, जिसे ज़्यादातर लोग पीसीएस बोलते हैं, वो इसी के द्वारा कराई जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब हम देखते हैं एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो यह कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और लोक सेवा आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत में 26 अक्टूबर 1950 को संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई थी। अगर हम इसका देखें संवैधानिक वर्णन, तो संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी संरचना इसकी क्या है। तो आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अब कोई भी आयोग हो, सामान्यतः आप लोगों को पता ही होगा, एक कॉमन पॉइंट है कि अध्यक्ष एक ही होता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहता है जिसमें कि 2 या 4 अध्यक्ष हों। अध्यक्ष हर एक इंस्टीट्यूशन में एक ही रहता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का वर्णन नहीं किया गया है और यह राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो कि आयोग की संरचना का निर्धारण करते हैं कि आखिरकार उनको अपने आयोग में कितने लोग चाहिए। अनुच्छेद 315, इनको हम आर्टिकलों के साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है? यह संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है, अर्थात संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग होना चाहिए, इसके बारे में यह वर्णन करता है। उसके बाद जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, और करेगा तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करेंगे और वह अनुच्छेद 316 के तहत करेंगे। अर्थात अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं इनकी अर्हताएं अर्थात इनकी योग्यताएं क्या रहेंगी। तो संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। कितना अनुभव हो? कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। आगे देखते हैं हम इनकी सेवा शर्तें। संविधान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार राज्यपाल जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? उस विशेष राज्य के राज्यपाल को। और यह संविधान के अनुच्छेद 318 में वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है? 318 में। नेक्स्ट है कार्यकाल। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं। ये अनुच्छेद 316 में वर्णित है। और वह अपना कभी भी त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित कर दे सकते हैं। अर्थात अगर उनको अपना त्याग पत्र देना है तो वह राज्यपाल को संबोधित करेंगे। आगे देखते हैं हम
सदस्यों की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। अब जैसा कि आप जानते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सदस्य कब होंगे? यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहे हों, तो हमें क्या करना होगा? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करना होगा। नेक्स्ट है सदस्यों को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ द ऑफिस। यह आपका अनुच्छेद 317 में वर्णित है। अर्थात अनुच्छेद 317 जो है वो आपका सदस्यों को पद से हटाने से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का देना है? हटाने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। क्योंकि अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग में आप जो भी देख रहे थे वो राज्यपाल से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे जब हटाने की बात आई तो वो किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से। यही पॉइंट है जो पिन पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। अब वो राष्ट्रपति जी अध्यक्ष व सदस्यों को हटा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हटा सकते हैं, ना कि अपनी मनमानी से। तो जिनमें पहली परिस्थिति है यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दूसरी परिस्थिति है जब वह कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। और तीसरी परिस्थिति है जब वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त वह उनको कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में उनको उच्चतम न्यायालय से जांच करानी होगी। और यदि उच्चतम न्यायालय ने जांच में कदाचार को प्रूव कर दिया तो फिर हटा दिया जाएगा। यहाँ पे शब्द कदाचार को वर्णित किया गया कि आखिरकार ये जो कदाचार है वो है क्या। आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है। दूसरा है यदि वह निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। नेक्स्ट है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने कार्य को भलीभांति कर सकें और निष्पक्ष रूप से कर सकें, इसलिए उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित प्रक्रिया और आधारों पर ही हटा सकते हैं, ना कि उन्हें अपनी मनमानी से। अर्थात उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? पदावधि की सुरक्षा। दूसरा है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति के समय उनका जो भी वेतन रहेगा उस वेतन में उनकी नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो वेतन है, जो भत्ते हैं और जो पेंशन है, वह सभी खर्चे राज्य की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात इन पर संसद में कोई भी मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकते, अर्थात उनको दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है, सिवाय उस परिस्थिति के जबकि एक सदस्य यदि अध्यक्ष बनता है तो वह दूसरे कार्यकाल में रहता है। नेक्स्ट है आयोग के कार्य और आयोग के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 320 में। तो राज्य की लोक सेवा में भर्ती, स्थानांतरण एवं तबादला का कार्य और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर कार्य, जो कि आयोग के मुख्य कार्य हैं। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना भी आयोग का कार्य है। लेकिन ये जो भी कार्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए एक
उपबंध मार्गदर्शक हैं, सरकार के लिए कैसे हैं, उपबंध मार्गदर्शक हैं, ना कि आवश्यक। अतः ऐसा आवश्यक नहीं है कि सरकार जो उसको आयोग ने कार्य के परामर्श दिए हैं वह उनको माने ही, वह इनको मना भी कर सकती है। इसके अलावा कुछ आयोग के लिए अतिरिक्त कार्य भी रहते हैं। इन अतिरिक्त कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 321 में वर्णित किया गया है। इनको देखते हैं कि अतिरिक्त कार्य क्या है। आयोग राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। आयोग को राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य के कार्यों का राज्य की सेवाओं के अतिरिक्त कार्य भी दिए जा सकते हैं। इनमें क्या रहता है, विधानमंडल राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन की कार्य भी दे सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः विधानसभा के अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट प्रतिवेदन, अर्थात आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, जिसका कि वर्णन संविधान के अनुच्छेद 323 में किया गया है, जिसके अनुसार आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल आगे इस रिपोर्ट को विधानमंडल में पेश करता है। अब हम देखते हैं कुछ सीमाएं। सीमाएं क्या हैं, अर्थात आयोग के ऊपर कुछ सीमाएं लगाई हुई, अर्थात आयोग इन कार्यों को नहीं कर सकता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। और तीसरी सीमा है, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह 1 वर्ष से कम के लिए है पद धारण करता है तो उसके लिए भी आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है आयोग की भूमिका। संविधान आशा करता है कि आयोग भारत के राज्यों में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। कैसा हो, मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यह कार्य किया जाता है कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा। नेक्स्ट है आयोग के खर्चे, और आयोग के खर्चों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 322 में लिखा गया है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। ये अभी तक हमने जो पढ़ा था वह था हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, जबकि एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाया जाता है। तो हम देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है। 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा किया जाता है, वहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडलों की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था ना होकर कैसी संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। देखो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आपकी कैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जबकि आपकी संयुक्त लोक सेवा आयोग यह एक संवैधानिक संस्था ना होकर सांविधिक संस्था है। इसका एक एग्जाम्पल है, वर्ष 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालिक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया था। अब हम देखते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। जैसा कि आपने अभी तक देखा था, जो राज्य लोक सेवा आयोग था उसमें नियुक्ति राज्यपाल करते थे, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी। इनका कार्यकाल, तो संयुक्त
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए लागू होता है, वही कार्यकाल संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए लागू होता है। किंतु यदि हम बात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की करें तो वहाँ पे यह कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक रहता है। पद मुक्ति, बर्खास्तगी एवं त्यागपत्र, अर्थात संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति कौन करेगा, बर्खास्तगी कौन करेगा, और यदि वे त्यागपत्र देंगे तो किसे संबोधित करेंगे, ये सब किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों को भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति जी को न संबोधित कर राज्यपालों को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, राज्यपालों को। मान लो कि कोई भी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसके कंसर्न जो भी राज्य हैं वह उनके राज्यपालों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट ही सौंपेगा। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1926 में। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई इसके बैकग्राउंड की, कि 1919 की व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आज का हमारा टॉपिक यही था, जिसमें हमें यह देखना था कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम एक बार जस्ट क्विक रिवाइज करेंगे और इस क्विक रिवाइज में पूर्ण ध्यान देंगे अनुच्छेदों पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन अनुच्छेद से कोरिलेट करके पूछते हैं उस चीज़ को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इसके अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अभी हमने देखा था, संविधान में ये कहाँ पे वर्णित है, तो संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं और इनकी सदस्य संख्या का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब 315 से लेकर के 323 तक में संविधान के अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 315 इसका जो है वो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 316 इनकी नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद इनकी अर्हताएँ अगर हम देखते हैं तो इनकी अर्हताओं का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इनके आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। अगर हम इनके सेवा शर्तों की बात करें तो वह संविधान के अनुच्छेद 318 में वर्णित हैं। कहाँ पे वर्णित हैं? संविधान के अनुच्छेद 318 में वर्णित हैं। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो वह है संविधान के अनुच्छेद 316 में। तो 315 में क्या है ना, आयोग का वर्णन किया गया, 316 में कार्यकाल का वर्णन किया गया और अनुच्छेद 318 में इनकी सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है और इनकी नियुक्ति का भी वर्णन अनुच्छेद 316 में ही किया गया है। अगर इनकी पद मुक्ति की बात करें या पद से हटाने की बात करें तो उसका वर्णन अनुच्छेद 317 में किया गया है, जिसके लिए मुख्य रूप से 3 और एक एडिशनल 4 परिस्थितियां हैं। यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए या कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो या फिर वह मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो। और जो एडिशनल कंडीशन है वह है यदि उनको कदाचार का दोषी पाया जाता है। उसके बाद इनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं ताकि ये अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से कर सकें, जिसमें इनकी पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। इनके वेतन में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इनको जो
वेतन भत्ते व पेंशन मिलते हैं वह राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन है जिसमें यह लोभ लुभावन में ना आए, इसके लिए अध्यक्ष व सदस्य को कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं आयोग के कार्य जिनका कंसर्न अनुच्छेद 320 से है। तो कार्यों में इनका प्रमुख कार्य है सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती कराना। अतिरिक्त कार्य भी इनको दिए जा सकते हैं जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा इनको दिए जाएंगे, जिनका वर्णन अनुच्छेद 321 में किया गया है और ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं जो कि अनुच्छेद 323 से जुड़ी हुई है। उसके बाद आयोग के खर्चों का जो संबंध है वह अनुच्छेद 322 से। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सीधे संविधान द्वारा न किया जाकर राज्यों के विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में 1966 में पंजाब से अलग हुई हरियाणा और पंजाब के लिए किया गया था। इनमें नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। किसमें? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल सेम उन्हीं की तरह 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक। पद मुक्ति, बर्खास्तगी एवं त्यागपत्र भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि वहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता था। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ये अपनी संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं। पृष्ठभूमि हमने देख ही ली। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा राज्य लोक सेवा आयोग का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आपको यह भली भांति समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया है और आप इसको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या समस्या है। थैंक यू। जय हिंद।